हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति कावश एपिसोड 28 अब नेक्स्ट। सबने दरवाजे के पास देखा जहां से यह आवाज आई थी। सामने अथर्व, कामेश और एक लड़की के साथ खड़ा था। इतने रात को उन तीनों को महल में देख सबको अजीब लगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कृष्ण उठकर उन तीनों के पास चला गया और उन तीनों को देखकर बोला, अरे बेटा, तुम इस वक्त आओ ना, अंदर आ जाओ। ये कहकर कृष्ण ने उन तीनों को अंदर बुलाकर हॉल में बैठा दिया। ध्यांश उन तीनों को ध्यान से देख रहा था। कामेश ने जब ध्यांश को देखा तो उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। ध्यांश ने अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सबके पास आ गया। ध्रुति अधीरा को देखकर उसके पास चली गई और उसके हाथ को पकड़ते बोली, बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? ऐसे अचानक बताकर जाना चाहिए था ना। अधीरा ध्रुति की बात सुन अपनी गर्दन झुकाकर बोली, सॉरी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। ध्रुति ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा। कावेश अथर्व को देखकर बोला, सब ठीक है ना? तुम ऐसे अचानक? अथर्व, ओ सर, हमें कल कुछ काम है तो सोचा आज आपसे मिलकर जाता हूँ, और इस पेपर पर सिग्नेचर भी करना था तो बस आ गए। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हम ऐसे बिना बताए इतने रात को यहाँ? कावेश उसे देखा और बोला, नहीं बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जब चाहो यहाँ आ सकते हैं। कामेश की बात सुन अथर्व हल्का सा मुस्कुरा दिया और सबको अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। कामेश और ध्यांश की नजर उन तीनों पर ही थी। अथर्व के साथ आई लड़की जिसका नाम अन्वी था, वो बस ध्यांश को ही देख रही थी। ये बात ध्यांश ने भी नोटिस कर ली थी, लेकिन उसे उससे कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने रसभरी को देख रहा था जो ध्रुति के पास बैठी थी। अथर्व ने कामेश को देखकर कहा, वैसे सर, ये हमारी बहन अन्वी, इसे सब सीखना है, लेकिन ये अपनी कंपनी में काम नहीं करना चाहती। तो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या ये आपकी कंपनी में काम कर सकती है? मतलब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। आजकल की दुनिया तो आपको यहाँ ये सेफ रहेगी। कावेश ने उसे देख बोला, ठीक है बेटा, ध्यांश उसे सब सिखा देगा। कावेश के बोलते ही अधीरा ने झट से ध्यांश को देखा। ध्यांश भी ये सुनकर कावेश को देखने लगा तो कावेश ने अपनी पलकें झपका दी तो ध्यांश ने भी हाँ कह दिया और अधीरा को देखने लगा जो अपनी पलकें झुकाकर बैठी थी। ध्यांश ने अपने मन में कहा, रसपरी, तेरे सिवा ये ध्यांश किसी को देखेगा भी नहीं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ध्रुति अधीरा को लेकर किचन में चली गई। अथर्व बार बार ध्रुविका को देख रहा था जो अनीश और अपूर्व के साथ मस्ती कर रही थी और उनके साथ राजू और आरुष थे। थोड़ी देर बाद ध्रुति किचन से बाहर आई और सबको देखते हुए बोली, चलो सब अब खाना खाने, बहुत टाइम हो गया है। सबने हाँ कहा और सब डाइनिंग एरिया में चले गए। नौकर ने डाइनिंग टेबल पर एक और डाइनिंग टेबल रख दिया था जिससे सब लोग आराम से बैठ गए थे। बस घर की लेडीज नहीं बैठी थी। सब अपना खाना खा लिया था और जाकर हॉल में बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद अथर्व ने सबकी इजाजत ली और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब थोड़ी देर हॉल में बैठ गए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। ध्यांश जब कमरे में आया उसने देखा अधीरा बेड पर बैठी थी और कोई किताब पढ़ रही थी। ध्यांश कमरे के अंदर आया और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अधीरा को पता था ध्यांश कमरे के अंदर आ गया है, लेकिन वो जानबूझकर अपना ध्यान किताब में लगाकर बैठी थी। ध्यांश ने उसे देखा और सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आया तो देखा अधीरा किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। ध्यांश उसे जुनून से देखते हुए आगे बढ़ने लगा और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने अधीरा के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर आज कोई शिकन नहीं थी। ध्यांश ने उसके हाथ से वो किताब ली और उसे देखा तो वो हिस्ट्रिकल बुक थी। उसने वो साइड में रखी और बेड पर बैठकर अधीरा को ठीक से लेटा दिया और उसे अपने बाहों में भरकर बोला, बहुत परेशान कर लिया सबने आपको। अब आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। ये कहकर उसने अधीरा के माथे पर किस कर दी। ध्यांश की छूते ही अधीरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो ध्यांश के बाहों में समा गई। कामेश को ध्रुति ने सहारा देकर आराम से बेड पर लेटा दिया था और वो उसके सीने पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी। ध्रुति वैसे ही लेटी हुई ध्यांश कामेश से बोली, देखते देखते सब कितने बदल गए ना, इतने साल बीत गए लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम अभी वही हैं। कामेश ने ध्रुति के बालों को सहलाते हुए कहा, सब बदल जाएगा लेकिन मेरा प्यार वही रहेगा मेरे हुक्मरानी सा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी हरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसकी,
जिसने तुम्हें बनाया, आप भी ना हुक्म से सुधर जाइए, अब तो आपके दादा बनने की उम्र हो गई। ध्रुति ने शर्माते हुए कहा। तो कामेश ने उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए कहा, तो क्या हुआ हुक्मरानी साहब, प्यार तो हमारा ऐसा ही रहेगा, चाहे हम मर भी क्यों ना जाए। ध्रुति ने कामेश की बात सुन उसके सीने पर जोर से काट लिया और बोली, अगर आइंदा से अगर आपने ऐसा कुछ भी बोला ना तो देख लीजिए आप हम क्या करेंगे। कामेश ने ध्रुति के बालों को पकड़ा और अपने चेहरे के पास चेहरा करके बोला, अब आप भी देखिए क्या होता है। ये कहकर उसने ध्रुति के होठों पर अपने होठ रख दिए और थोड़ी देर बाद कामेश ने ध्रुति को छोड़ दिया और उसे बाहों में जकड़ते हुए बोला, सो गया। अगली सुबह ध्रुविका और रावी अनीश और अपूर्व के साथ कॉलेज चली गई थी। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए थे। राधेश, आरुष और ध्याश आज ऑफिस साथ गए थे। जब वो लोग ऑफिस पहुंचे, ध्याश अपने केबिन की ओर जाने लगा, तभी किसी ने आकर उसे अपने से गले लगा लिया। ध्याश को ऐसे अचानक किसी ने आकर गले लगा लिया जिसे देख सबकी नजरें ध्याश पर गई, जो इस वक्त गुस्से में लाल हुआ था। राधेश और आरुष भी मुंह खोले उस सब कुछ देख रहे थे। ध्यान ने उस लड़की को झट से अपने आप से दूर किया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसने देखा तो वो अन्वी थी। ध्यान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। वो सॉरी, मैं थोड़ा डर गई थी, बस इसलिए आपको देखकर मैंने सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अन्वी ने रोते हुए कहा तो ध्यान ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये कहकर ध्यान तेज कदम लेते हुए अपने केबिन में चला गया। आरुष और राधेश ने एक दूसरे को देखा, फिर राधेश ने अन्वी को देखकर कहा, आइए हम आपको ले चलते हैं। अन्वी ने अपनी गर्दन हिला दी और उनके साथ जाने लगी। राधेश उसे ध्यान के केबिन में लेकर चला गया। केबिन को देख अन्वी की आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब स्कैन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्यान ने उसे आवाज देकर कहा, हमारे ख्याल से आप यहाँ काम करने आई है, तो आप उस पर ही अपना ध्यान लगाइए। अन्वी ध्यान की बात सुन झेप गई और धीरे से बोली, सॉरी। ध्यान ने अपनी गर्दन हिलाई और एक फाइल निकालकर राधेश के हाथ में रख दी और कहा, इन्हें ये सब समझा दो। राधेश ने अपनी आंखें बड़ी की और धीरे से बोला, वाह भाई, बहुत खूब, मुझे फंसा दिया। एक कहकर राधेश ने अपना मुंह बिगड़ा और अन्वी को एक फेक स्माइल देते हुए कहा, आइए यहाँ पर बैठ जाइए। एक कहकर राधेश ने उसे सोफे पर बैठा दिया। अन्वी ने अपना मुंह बिगाड़ा और सोफे पर बैठ गई। राधेश उसे सब समझा रहा था, पर अन्वी का पूरा ध्यान ध्यान पर था। ये बात राधेश ने और ध्यान ने नोटिस कर ली थी, लेकिन ध्यान ने उसे फुल इग्नोर किया और अपना काम करने लगा। महल में सब मेहमान सुबह ही चले गए थे। अब महल में सिर्फ घर के ही लोग थे। अधीरा, ध्रुति, कायरा, कावेरी और मीनाक्षी जी के साथ हॉल में बैठी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसे बहुत प्यार दे रहे थे, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अधीरा को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी वो खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। ध्रुति ने अधीरा को देखा और कहा, वैसे बेटा, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। ध्रुति की बात सुन अधीरा का खुशी से खिला चेहरा एकदम से मुरझा गया। अधीरा को मायूस होता देख ध्रुति को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अधीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मत बताओ, हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अधीरा ने जब ध्रुति को इतने प्यार से बात करते देखा तो उसने अपनी नम आंखों से ध्रुति को देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस बताने के लिए कुछ नहीं है। माँ बाबा बचपन में ही छोड़ गए, तब से मामा के घर रहती थी। अधीरा की बात सुन ध्रुति की आंखें नम हो गई। उसे भी अपने माँ बाबा की याद आ गई, जिसे वो कभी भुला नहीं सकती थी। चाहे दुनिया की कोई भी खुशी हमारे कदमों में क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप का साया एक बार सर से चला जाए तो सब जगह सिर्फ धूप ही नजर आती है, जिससे दुनिया की कोई खुशी मिटा नहीं सकती। मीनाक्षी जी ने ध्रुति को देखा, उसका दर्द वो कैसे नहीं जान सकती। मीनाक्षी जी अपनी जगह से उठ गए और अधीरा और ध्रुति के बीच बैठ गए और दोनों को गले लगा लिया। फिर कावेरी और कायरा को भी अपने पास बुलाकर बोली, तुम सब रो क्यों रही हो। तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम लोगों के साथ है। मुझे सास नहीं, माँ समझो, जो कि मैं हूँ। और अगर मेरी बच्चियां मायूस हो गई ना तो मैं सबको पीट दूंगी। हाँ। मीनाक्षी जी की बात सुन वो चारों खिलखिलाकर हंसने लगे। कावेरी ने सबको देखा और कहा, थम भी ना रानी माँ, इतनी बूढ़ी हो गई फिर भी आपका ये अंदाज जाएगा नहीं। सबको अपनी उंगलियों पर जो नचाते हैं। कावेरी ने मजाक करते हुए कहा। कावेरी की बात सुन मीनाक्षी जी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बुढ़िया किसको बोली। तू बुढ़िया, मैं तो अभी भी जवान हूँ और क्यों ना नचाऊं, सबकी लाडली जो हूँ। ये बात तो आपने सच्ची कही। कावेरी ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा तो सब उसे देखकर हंसने लगे। अधीरा बस सबको देख रही थी और अपने मन में बोली, शुक्रिया महादेव, हमें इतनी सारी माँ का प्यार देने के लिए। ध्रुति ने अधीरा को देखा और कहा, आपने कितनी पढ़ाई की है, आगे क्या करने का सोचा है। अधीरा ने ध्रुति को मायूसी से देखा और कहा, बस माँ, हमने 10 तक ही पढ़े हैं।
आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, मामा को इतना खर्चा अकेले उठाना पड़ता था, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। फिर अपने मन में बोली, सॉरी माँ, हम सच नहीं बताना चाहते। मामी जी ने तो मुश्किल से इतने पढ़ने दिया, नहीं तो हम अनपढ़ ही रह जाते। द्रुति ने उसे गौर से देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम अब अपनी पढ़ाई पूरी करो। 12 के एग्जाम दो और आगे की पढ़ाई ध्रुवी और रावी के साथ पूरी करो। वो दोनों साथ रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ध्रुति की बात सुन अंधेरा एकटक उसे देखने लगे कि सच में वो अब आगे की पढ़ाई पूरी कर पाएगी। जानकर ही उसका दिल नाचने को हो रहा था। उसने जोर से ध्रुति को गले लगा लिया और बोली, शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हैं। तभी उसके कानों में कायरा, मीनाक्षी जी और कावेरी की आवाज आई, हाँ हाँ, हम सब बुरे हैं, बस तेरी एक ही माँ अच्छी है। उन सबकी बातें सुन अधीरा हंसते हुए बोली, नहीं, मेरी सब माँ बहुत अच्छी है, लव यू। अधीरा की बात सुन मीनाक्षी जी झट से बोली, हमें लव यू मत बोल, कहीं तुम्हारे ससुर की तरह तुम्हारे पति का भी सनकीपन बाहर आ गया ना, क्योंकि उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कब क्या कर जाए। मीनाक्षी जी की बात सुन सब हंसने लगे। तभी उनके पीछे से एक रौबदार आवाज आई, अच्छा तो यहाँ पर मेरी बुराई हो रही है माँ। काव्यांश की आवाज सुन सब चौंक गए। मीनाक्षी जी ने उसे देखकर कहा, हाँ क्यों ना करूँ, तुम मेरी बेटी को हर वक्त परेशान जो करते हो। परेशान मैं नहीं, ये मुझे करती है माँ, आपको नहीं पता ये क्या क्या करती है। ये कहकर काव्यांश ने ध्रुति को आंख मार दी। काव्यांश की हरकत सबने देख ली थी और सब मुंह दबाए हंसने लगे। ध्रुति ने काव्यांश को आंखें दिखाई, जिसे देख काव्यांश बोला, आपकी निगाहों के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि आपके प्यार में पागल हो गए हैं। काव्यांश की बात सुन सबने अपनी गर्दन हिला दी। ध्रुति ने भी अपनी गर्दन हिलाई और अपनी नजरें झुकाकर बैठ गई। ध्रुति को ऐसे देख काव्यांश पागल हुआ जा रहा था। उसकी कयामत आज भी कयामत लगती थी। काव्यांश अपने आंखों में जुनून लिए ध्रुति को देख रहा था। उसे देखकर मीनाक्षी जी बोली, मेरी 3 बेटी को पागल ही मिले, अब पता नहीं मेरी ध्रुवी और रावी को कौन मिलेगा। बस महादेव उन दोनों को अपने बाप और भाई जैसा कोई सन की इंसान मत देना। प्यार तो उसे बहुत करे, बस पागलपन के हद तक ना करे, नहीं तो मेरे जीते जीतों में पागल खाने में रह कर खुद ना पागल हो जाओ। इसे पैदा तो मैंने शांत ही किया था, पता नहीं कैसे पागल हो गया। मीनाक्षी जी की बात सुन ध्रुति के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। सच में माँ ठीक ही कह रही है। काव्यांश उसे देखकर बोला, उसे प्यार करने वाला इंसान शांति होगा, लेकिन मेरी ध्रुविका को वो मेरा खून है, इसलिए पति सन की मिले या ना मिले, मेरी बेटी उसे पागल करके ही मानेगी। काव्यांश की बात सुन ध्रुति ने मुंह बनाया और कहा, वो मेरी बच्ची है, एकदम शांत मेरी तरह, इसलिए भूल जाइए ऐसा कुछ होगा, मैं होने ही नहीं दूंगी। ध्रुति की बात सुन काव्यांश मंद मंद मुस्कुराने लगा और धीरे से बोला, शुरुआत तो हो गई है हुक्मरानी सा, लेकिन मेरे बच्चे के पास आने के लिए उसे मेरे पागलपन की हद को पार करना होगा। डीके कॉलेज। ध्रुविका और रावी अनिश और अपूर्व के साथ कॉलेज के अंदर चले गए। सब उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन ध्रुविका और रावी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो दोनों अनिश और अपूर्व से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। आरव जो कब से अपनी मल्लिका का वेट कर रहा था, वो जैसे ही ध्रुवी को देखता ही रहता है। आज ध्रुविका ने बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसने रेड एंड ब्लैक कलर का पटियाला सेट पहना था और अपने बालों को अच्छे से गूंथ कर उसकी चोटी बनाई थी। आरव बस दीवानों की तरफ से देख रहा था। ए लाल इश्क, ए मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क इश्क, तुझे संग बैर लगाया, ऐसे रहा ना मैं फिर अपने जैसा, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क। आरव बस जुनून से उसे देख रहा था। कार्तिक उसे आंखें फाड़े देख रहा था। ये इंसान कुछ दिन पहले तो बोल रहा था कि नसीब में होगी तो मिलेगी, और अभी क्या चल रहा है इसके दिमाग में। ध्रुविका आगे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी आंखों में हसरत लिए देख रहा है। 2 जोड़ी आंखें जैसे उसे बुरी तरह से घूर रही है। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसे बहुत बेचैनी होने लगी थी। उसे ऐसे बेचैन देख रावी बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्या देख रही है, किसे ढूंढ रही है तुम। ध्रुविका उसे देखकर बोली, पता नहीं क्यों रावी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुरी तरह से घूर रहा है। ध्रुविका की बात सुन रावी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो उसे वहां ऐसा कोई नहीं दिखा जो उसे देख रहा हो। उसने ध्रुविका को देखकर कहा, नहीं राजकुमारी, कोई नहीं है, आपको कोई वहम हुआ होगा, चले हम क्लासरूम में चलते हैं। ये कहकर रावी ने फिर से अपनी नजर चारों ओर घुमाई और देखा, पर इससे कोई नहीं दिखा।
उनके जाने के बाद आरव जो एक पिलर के पीछे छुपकर ध्रुविका को देख रहा था वो बाहर आया और पिलर पर अपना एक पैर रखकर उसे टिक कर खड़ा हो गया और जिस ओर ध्रुविका गई थी उस ओर अपनी कातिल निगाहों से देखते हुए बोला, तड़प, बेचैनी, इतनी तड़प मल्लिका, इससे ज्यादा हम तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। ये कहकर आरव सनकियों की तरह हंसने लगा। तभी उसके पास रवीना आ गई। रवीना को देख कार्तिक और आरव को दिमाग एकदम से खराब हो गया। रवीना आरव को देखकर बोली, आरव बेबी, आजकल तुम कहाँ गुम रहते हो, मिलने भी नहीं आते, हम आपको कितना मिस करते हैं। और एक आप ही जिन्हें हमारे कुछ पड़ी ही नहीं है। ये कहकर रवीना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने रवीना का हाथ झट से झटक दिया और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अपनी लिमिट में रहो रवीना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमें हमारे मर्जी के बिना छुए। आरव का ऐसा बर्ताव देख रवीना को काफी गुस्सा आया। ये लड़का खुद को समझता क्या है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, देख लेना तुम। एक कहकर रवीना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चले गए। उसके जाने के बाद आरव और कार्तिक भी साथ में क्लासरूम में चले गए। ध्रुविका और रावी जब अपने क्लासरूम में आए उन्होंने देखा दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसे एक दूसरे से खून के पैसे हो गए हो। ध्रुविका और रावी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों ध्रुविका का नाम लेकर लड़ाई कर रहे थे। रावी उन दोनों को देखकर बोली, न दोनों को मैं मार दूंगी। मेरी राजकुमारी क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो उनका नाम लेकर ये दोनों झगड़ रहे हैं। ध्रुविका ने उन दोनों को इग्नोर करना ही सही समझा और वहां से आगे जाने लगे। पूरे क्लासरूम में बच्चे इकट्ठा होकर उन दोनों को लड़ाई देख रहे थे। वो दोनों लड़के आपस में बुरी तरह से गुते हुए थे। उनमें से एक लड़का बोला, ध्रुविका मेरी है, समझा, उसको मैं अपने जेब बनाऊंगा। दूसरे लड़के ने अपने मुंह पर मुक्का मारते हुए उसको जमीन पर धक्का दे दिया और बोला, ध्रुविका सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। उनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लड़ते लड़ते वो क्लासरूम से बाहर चले गए। आरव जो अपने क्लासरूम में जा रहा था उसने देखा और उन सबको इग्नोर करके वहां से जाने लगा। तभी उसके कान में उन लड़कों की आवाज पड़ी, मैंने कहा ना ध्रुविका सिर्फ मेरी है, तुम्हें समझ नहीं आता। उस लड़के की बात सुन आरव के पैर अपनी जगह पर रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। उन लड़कों की बात सुन आरव ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और लड़कों को बुरी तरह से घूरने लगा। दोनों लड़ ही रहे थे कि वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए। उन्होंने कुछ गार्ड्स की मदद से उन दोनों लड़कों को छुड़वाया और उनके अपने सामने खड़ा किया। प्रिंसिपल ने उन दोनों को लड़कों को बुरी तरह से डांटा और धमकाया कि उन दोनों ने फिर से ऐसा किया तो उनके पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे। उन्होंने उन दोनों को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया और वहां से अपनी केबिन की तरफ चले गए। उनके जाते ही वो लड़के फिर से आपस में लड़ाई करने लगे। उन दोनों को फिर से लड़ते देख सब बच्चे हुटिंग करने लगे। तभी उन दोनों के बीच में एक लड़की आई और उन दोनों से बोली, वेट वेट रोहन और युग, तुम दोनों फालतू में इतनी लड़ाई कर रहे हो। जिसके लिए तुम लड़ाई कर रहे हो वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो अपनी क्लास में बैठी हुई है। तुम लोग जाकर उससे ही पूछो ना, वो आराम से वहां बैठी है। उसकी बात सुन सब क्लासरूम में चले गए। राजपूत कॉरपोरेशन। ध्यान अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। अनु अभी भी ध्यान को देख रही थी। ये देखकर राजेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जू में आया, मतलब वो कब से उस औरत को सब कुछ समझा रहा था और ये लड़के अपनी आंखें सेक रही थी। लगता है कुछ करना पड़ेगा, तभी इस लड़के का अभी के लिए ही सही पर पीछा छूटेगा। उसने अपना फोन निकाला और बाथरूम का बहाना करके केबिन से बाहर चला गया। बाहर उसने उसे क्रूज दिखा, जिसे देखकर उसने कहा, क्या चाचू, बड़े पापा ने किस आफत को हमारे गले डाल दिया है। वो लड़के जब से आए हैं बस बैठकर भाई को ताड़ रहे हैं, जैसे उसका बच चले तो वो उसे कच्चा ही खा जाए। उसकी बात सुन क्रूज हंसने लगा और बोला, कुछ दिन के बाद है, उस आफत को संभाल लो। उसके बाद सुन राजेश ने अपनी रोनी सी सूरत बनाई और बोली, आप कुछ काम की नहीं है, छोड़े। ये कर कर उसने जल्दी से कायरा को फोन किया और उसे कुछ कहा। फिर फोन रखकर क्रूश को देखते हुए बोला, देखा चाची कितनी प्यारी है। वो झट से हमारी बात मान गई। क्रूश, अच्छा जी, मेरी ही बीवी की तारीफ मेरे ही सामने। राजेश ने उसे देखा और बोला, आपका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक कहकर राजेश वहां से भाग गया। क्रूश ने अपनी गर्दन हिला दिया और वहां से चला गया। महल। कायरा ने फोन रखा और ध्रुति को देखकर बोले, आज ऑफिस टिफिन बॉक्स को लेकर अधीरा को भेज देते हैं, थोड़ा उसका मन भी लग जाएगा। उसे भी तो अब सब पता होना चाहिए ना। ध्रुति ने उसे देखकर बोली, हाँ ये भी सही है। एक कहकर उसने अधीरा को देखा जो कावेरी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना रख रहे थे। उसने अधीरा को आवाज लगाई और कहा, बेटा यहाँ तो आना, जरा काम है। अधीरा ने कहा, जी माँ आई। ये कहकर उसने कावेरी को देखा तो कावेरी ने उसे देखकर कहा, हाँ आप जाओ, मैं देख लूंगी।
अधीरा ने कावेरी को प्यार से स्माइल दी और वहां से ध्रुति के पास चली गई। अधीरा ने कहा, जी माँ। बेटा आज तुम ऑफिस में टिफिन लेकर चले जाओ, ध्रुति ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। तो अधीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन माँ मैं मतलब वहाँ। ध्रुति ने कहा, अपने पति को खाना देने के लिए जा रही हो तुम, तुम्हें डर किस बात का, जाओ। कावेरी ने टिफिन पैक किया होगा। अधीरा ने अपने मन में कहा, हे महादेव, अब हम क्या करें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे में हम महल पैदल वहां जाएंगे, हमें तो जाते जाते 1-2 घंटे लगेंगे। कोई बात नहीं, हम भागते हुए जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर अपना चेहरा छोटा सा करके बोली, लेकिन मैं साड़ी में कैसे भागूंगी। ध्रुति ने अधीरा को देखा जो अपने सोच में गुम थी। उसने अधीरा के हाथ को हिलाते कहा, क्या सोच रही है आप अधी, जाओ जल्दी और आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। ध्रुति की बात सुन अधीरा थोड़ी रिलैक्स हुई, मतलब आते वक्त वो आराम से आएगी। कावेरी ने जाकर सब डिब्बे गाड़ी में रखवा दिए और अधीरा से बोली, छोटी मालकिन सब डब्बे रख दिए हैं। अपने लिए छोटी मालकिन सुन अधीरा कावेरी को एकटक देखने लगी। आज तक उसे किसी ने मनहूस के सिवाय कभी किसी ने अच्छा नहीं बोला था और अब उसे इतना ऊंचा ओहदा मिल रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। ध्रुति ने उसके जाने के लिए कहा तो कावेरी अधीरा के साथ बाहर चली गई। कावेरी उसे गाड़ी के पास लेकर आई तो एक गार्ड ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। कावेरी ने अधीरा को बैठने के लिए कहा और वहां से घर के अंदर चली गई। ड्राइवर अधीरा को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। अधीरा जब ऑफिस पहुंची उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऊपर से गार्ड्स का इतना पहरा, उसके लिए ये सब नया था। वो सब देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो मेन गेट के पास पहुंची तो उसे गार्ड ने रोक दिया। गार्ड के इसे रोकने पर अधीरा डर गई। गार्ड ने उसे देखते हुए कहा, मैडम आईडी दिखाइए। अधीरा उसे देखकर बोली, जी हमारे पास नहीं है। गार्ड ने कहा, सॉरी मैडम, फिर आप अंदर नहीं जा सकती। गार्ड की बात सुन अधीरा बोली, ठीक है, फिर ये टिफिन आप उनको दे दीजिए। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी थैली गार्ड के सामने की। गार्ड ने उसे अजीब नजर से देखा और कहा, किसको, उनको। अधीरा ने कहा, युवराज को। गार्ड उसकी बात सुनकर चौंक गया और बोला, आप महल से आई हैं। अधीरा कुछ बोलती कि वहां राधेश आ गया और अधीरा को देखकर बोला, भाभी आप यहाँ क्या कर रही है, मैं आपका कब से वेट कर रहा था, चलिए आप जल्दी। लेकिन हमारे पास आईडी नहीं है, अधीरा ने धीरे से कहा। तो राधेश ने गार्ड को देखा और कहा, ये आपके युवराज की पत्नी है, इसलिए आगे से इन्हें ना रोके। गार्ड ने कहा, सॉरी सर, हम ध्यान रखेंगे। राधेश ने अधीरा को देखा और कहा, चलिए अब जल्दी। ये कहकर राधेश अधीरा को लेकर ध्यान के केबिन की ओर चला गया। सारा स्टाफ उन दोनों को घूर कर देख रहा था। ध्यान का केबिन। ध्यान केबिन के अंदर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी अन्वी उसके एकदम करीब जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली, आप मुझे ये समझा दीजिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्यान ने उसे घूरकर देखा और कहा, सामने बैठो और अपना काम करो, इसे चिपकने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई बात। अन्वी ने अपना मुंह बनाया और बोली, क्यों, आपको पसंद नहीं मेरा आपके पास आना, आपके लिए ही तो आई हूँ, एक बार ही सही मुझे देख तो लीजिए, कसम से आपको। वो बोल ही रही थी कि केबिन का डोर ओपन हो गया और अधीरा केबिन के अंदर आ गई। अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें नम हो गई। डीके कॉलेज। सब लोग क्लास के अंदर आ गए और ध्रुविका के पास जाकर खड़े हो गए। रोहन ने ध्रुविका को देखकर कहा, ध्रुविका तुम मुझसे प्यार करती हो ना। ध्रुविका ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, नहीं। ये सुनकर युग हंसने लगा और बोला, वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उनके कान में एक रौबदार आवाज आई, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सबने उस आवाज की तरफ देखा जहां से वो आवाज आई थी। आरव अपने आंखों में गुस्सा लिए रोहन और युग को बुरी तरह से घूरते हुए आगे आने लगा। ध्रुविका ने भी सामने देखा। आरव को देख पता नहीं क्यों पर ध्रुविका को बहुत बेचैनी होने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, उसे बहुत घबराहट होने लगी थी। अचानक ही आरव का ध्यान ध्रुविका पर गया और वो उसे दीवानगी से देखने लगा। आरव की कातिल आंखें देख ध्रुविका ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और अपनी जगह से खड़े होकर रावी से बोली, चल रावी, हम यहाँ से जाते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। रावी ने कहा, हाँ ध्रुव चल। ध्रुविका की बातें सुन वो लड़की जो उन दोनों को ध्रुविका के पास लेकर आई थी वो बोली, देखो तो यहाँ लड़कों में लड़ाई करवा कर कैसे खुद भाग रही है।
उसकी बात सुन रावी को बहुत गुस्सा आया। रावी ने उसे देखकर घूरते हुए कहा, क्यों अमारा, तुम्हें बड़ी जलन हो रही है? हम शांति से जा रहे हैं तो तुम क्यों आग में घी डाल रही हो? तुम्हें ध्रुव से बहुत जलन होती है ना, होनी भी चाहिए, हमारे राजकुमारी है ही ऐसी, लेकिन तुम्हारी तरह उन्हें घमंड नहीं है। खुद तो दुनिया भर का मेकअप करके आती हो, फिर भी कोई लड़का तुम्हें भाव नहीं देता, तो अब जानबूझकर यहाँ झगड़ा करके अपनी जलन पर मरहम लगा रही हो। रावी की बात सुन अमायरा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, यू चीप गर्ल, तुम अपना मुंह बंद रखो। जिसके लिए ये सब हो रहा है वो तो शांति से यहाँ खड़ी है। तुम्हारे क्यों सीने पर सांप लौट रहे हैं? तुझे कोई भाव नहीं देता इसलिए? सब लोग अमायरा की बातें सुन ध्रुविका को देखने लगे, जिसके चेहरे पर अब गुस्सा आने लगा था। उसने घूर कर अमायरा को देखा और कहा, देखो, मैंने सबको अपना जवाब दिया है, इसलिए सब मुझसे दूर रहिए, यही आप सबके लिए ठीक रहेगा। फिर रोहन और युग को देखकर बोली, और आप दोनों अपनी लिमिट में रहो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगी। ध्रुविका की बात सुन अमायरा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, देखो तो शेर की बच्ची चूहिया निकली। ध्रुविका को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये लड़के क्यों बीच बीच में उंगली कर रहे हैं। ध्रुविका ने उसे देखकर कहा, मैं चूहिया ही सही, पर अगर हमारे शेर को पता चला ना, तो आप तो चूहिया भी बनने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे मामले से दूर रहो, हमें किसी को हर्ट नहीं करना। ध्रुविका की बात सुन अमायरा डर गई और चुप हो गई। रोहन जो कब से ये सब देख रहा था, उसने ध्रुविका का हाथ पकड़ लिया। आरव ने जब ये देखा तो वो एकदम से लाल पीला हो गया और उसने रोहन के मुंह पर एक मुक्का मार दिया। आरव के एक मुक्का मारते ही रोहन नीचे फर्श पर गिर गया। आरव ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, छूना भी मत उसे, वो मेरी मल्लिका है, इसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। आज के बाद अगर कोई भी इसके पास आया तो सबकी बोटी बोटी काट दूंगा। आरव ने ये सब बहुत जुनून से बोल रहा था। उसकी आवाज और बातें सुन सब डर गए और वहां से अपने अपने बेंच पर बैठ गए। ध्रुविका के आर ध्रुविका आरव की बात सुन बहुत तरह से डर गई। उसने कसकर राव का हाथ पकड़ लिया और धीरे से आरव से बोली, ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है मल्लिका? अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारा ये दीवाना तुम्हें पाने के लिए किस हद तक जाता है। आरव ने बेहद जुनून से ये बात ध्रुविका से कही थी। ध्रुविका ने उसकी बातें सुनकर गुस्से में बोली, हद पार नहीं करने से पहले ही अपने हद में रहिए, क्योंकि आपकी हद में मेरे पास तो आएगी, लेकिन अपना कभी नहीं पाएंगे, इसलिए अपने हद हद में पार मत करिए। एक कहकर ध्रुविका ने राविका का हाथ पकड़ लिया और क्लासरूम से बाहर चले गए। आरव दीवानों की तरह उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सबसे है, कब से है? ध्रुविका उसकी बातें सुन डर गई। वो अपनी कदम तेज करते हुए जल्दी से बाहर चली गई। आरव बस दीवानगी भरी अपनी कातिल निगाहों से हसरत लिए ध्रुविका को देख रहा था, जो आगे आगे जा रही थी। ध्रुविका जल्दी जल्दी चल रही थी कि तभी अपने सामने से आ रहे अपूर्व और अनिश से टकरा गई, जो प्रिंसिपल सर के ऑफिस गए थे। अपूर्व उसे देखकर बोला, क्या हुआ तुझे लाडो, इतना वक्त कहाँ जा रही थे और तेरी ये नाक लाल क्यों हो रही है? एक मिनट, तो कहीं गुस्से में तो नहीं है ना? सच में तुम्हें गुस्सा आ रहा है किस पर? अपूर्व की इतनी बात सारी बातें सुन ध्रुविका का सर घूम गया। उसने अपूर्व को देखा और झट से उसके गले लग गई। आरव जो उसके पीछे क्लासरूम से बाहर निकला था, ध्रुविका को फिर से लड़के के गले लगे हुए देख तो उसका आंखें जुनून से भर गई और एकदम से लाल हो गई। राजपूत कॉरपोरेशन। अदिरा ने सामने अनवी को ध्यान के इतने पास देखकर बुरा लगा। उसने अपनी नजरें झुका ली। ध्यान जो लैपटॉप पर देख रहा था, उसकी धड़कनें अचानक ही जोरों से धड़कने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सामने देखा, जहाँ उसकी रसभरी अपने मायूस चेहरे के साथ खड़ी थी। उसकी झुकी पलकें देख ध्यांश का रोम रोम सिहर गया। ध्यांश बस एकटक अदिरा को देख रहा था। अदिरा धीरे से बोली, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। ये कहकर उसने ध्यांश को सोफे पर गया जिसके पास टेबल थी। अदिरा उस ओर गई और उस थैली को वहीं रख दिया और वहां से जाने लगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अन्वी ध्यांश के इतने पास खड़े है और ध्यांश उससे कुछ बोल भी नहीं रहा है। महल में कितनी खुश थे, यहाँ नहीं आती तो यही अच्छा होता। ये सब देखकर इतनी तकलीफ तो नहीं होती। ये सब अपने मन में बोलते हुए अधीरा डोर के पास पहुंच गई। ध्यांश बस अधीरा की हरकतें अपनी दीवानगी भरी आंखों से देख रहा था। उसने अपनी पलकें एक मिनट के लिए भी नहीं झपकाई थी। अगर उसकी पलकें आपस में मिली और अधीरा वहां से गायब हुई तो अनवी अधीरा को बस गुस्से से घूर रही थी। सुबह से उस राधेश ने दिमाग खाया था, अब किधर से थोड़ा टाइम मिला था उसमें भी इस लड़के ने आकर पानी फेर दिया। अधीरा ने जैसे ही डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, ध्यांश ने देखकर बेचैन हो गया और झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। और वो इतनी जोर से उठ खड़ा हुआ का अनवी
जो उसके पास खड़ी थी वो उससे झटका लगा और वो धम से नीचे गिर गई। ध्यान ने उसके कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपनी रसभरी चाहिए थी जो इस वक़्त उससे दूर जा रही थी। ध्यान तेज़ कदम लेकर अधीरा के पास चला गया और उसके कमर पर पकड़कर उसे डोर से सटा दिया। ध्यान की इस वक़्त अचानक किए हुए हरकत से अधीरा बुरी तरह से डर गई। ध्यान उसके लाल चेहरे को देख रहा था जो इस वक़्त डर से सिमट गया था। ये देखकर ध्यान ने उसके कमर को सहलाया, जिससे अधीरा एकदम से चौंक उठी। ध्यान ने अधीरा के सर से गर्दन में छुपा दिया और उसके कान में धीरे से फूँक मारकर बोला, रस। ध्यान के ऐसे कामों का आवाज़ सुन अधीरा के रोंगटे खड़े हो गए और उसका चेहरा जो पहले से लाल ही था वो और लाल हो गया। ध्यान ने अपना सर उसकी गर्दन से बाहर निकाला और उसके लाल चेहरे को देखकर बोला, लाल टमाटर से रस से भरी मेरी रस भरी। ये कहकर उसने अधीरा के गालों पर अपने होंठ रख दिए। ध्यान के छूने से अधीरा ने अपने हाथ ध्यान के कोट पर कस गए और उसकी धड़कनें बेतहाशा भागने लगी, जिससे उसकी सांसें तेज हो गई और वो गहरी सांसें लेने लगी। ध्यान उसे बहुत जुनून से देख रहा था। उसे बस अपने लाल टमाटर को निचोड़कर खाना था, लेकिन ये लड़की उसके आराम पूरे होने दे तब। ध्यांश अपने होंठ धीरे-धीरे उसके गालों पर चला रहा था। अधीरा ध्यांश के ऐसे करने पर अपने आप में सिमटी जा रही थी। ध्यांश उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने आप से चिपका लिया। फिर उसके गालों से होते हुए अपने होठों को उसके गर्दन पर फिसलने लगा। अधीरा और ध्यांश अपने में इतने खो गए थे कि अधीरा के हल्के आए निकलने लगे थे। उसकी तेज चल रही सांसों के कारण उसका सीना ध्यांश के सीने से टकरा रहा था, जिससे ध्यांश और एक्साइटेड हो रहा था और जुनून से उसके गर्दन को चूमे जा रहा था। अन्वी जो वहीं पड़ी थी, उसे लगा ध्यांश उसे उठाएगा, लेकिन उसके सोच के उलट उसे ध्यांश का कोई और अधीरा का रोमांटिक सीन देखने को मिल रहा था, जिससे उसके जिस्म में भी आग लग रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आव देखा ना ताव साइड में रखे शोपीस को नीचे गिरा दिया, जिसकी आवाज़ उस शांत केबिन में गूंज गई। कुछ टूटने की आवाज़ से अधीरा अपने होश में आई और ध्यांश को पीछे देखा, जहाँ पर अन्वी गुस्से से उबल रही थी। अधीरा को बहुत शर्म आ गई थी। वो कैसे किसी के सामने ऐसे, ध्यांश उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो बस अधीरा में खोया हुआ था। अधीरा ने धीरे से उसके सर को पकड़ा और कहा, वो अन्वी हमें देख रही है, प्लीज छोड़ दीजिए। अधीरा की बात सुन ध्यांश को याद आया कि वहां पर उन दोनों के अलावा भी कोई और है। उसे अन्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कारण उनका स्पेशल मोमेंट खराब हो गया। वो अधीरा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। अधीरा शर्म से लाल हुई जा रही थी, जैसे कोई पका हुआ टमाटर। ध्यांश को उसे देखने खा जाने का मन कर रहा था। ध्यांश अपनी हरी आंखों से अधीरा को शिद्दत से देख रहा था। उसके आंखों में बेहिसाब प्यार था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। अधीरा ने जब अपने ऊपर ध्यांश की इतनी जुनून से भरी आंखें देखी तो एकदम से सहम गई और उसने ध्यांश को थोड़ा सा दूर किया और कहा, वो हमें देख रही है। ध्यान बस अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने अधीरा को झट से अपनी गोद में उठा लिया और फिर सोफे पर पटक दिया और अन्वी को बिना देखे बोला, गेट आउट। ध्यांश की बात सुन अन्वी को बहुत गुस्सा आया। उसका वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने ध्यांश को देखते हुए कहा, लेकिन ध्यांश ये कौन है और आप ऐसे ऑफिस टाइम में किसी लड़की के साथ में थी ना यहाँ। अन्वी की बात सुन ध्यांश को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप यू इडियट गर्ल। वो मेरी पत्नी है और मैं चाहे ऑफिस में रहूं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरी रसभरी मेरे साथ होगी और वो जब साथ होगी बस हम और वो होगी। समझ आई बात? अब निकलो मेरे केबिन से। दैश का गुस्सा देख अधीरा और अन्वी दोनों डर गई। अन्वी ने रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद दैश ने केबिन का डोर लॉक किया और अधीरा की ओर देखकर तड़पते हुए बोला, रसभरी। दैश को ऐसे देख अधीरा का दिल पसीज रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, खाना खा लीजिए, हमें महल वापस जाना है, माँ राह देख रही होंगी। ये कहकर अधीरा ने टेबल पर खाना सजा दिया। दैश ने उसे ध्यान से देख रहा था। उसने अधीरा को कुछ नहीं बोला और खाना खाने लगा और उसे भी खिलाने लगा। खाना खाने के बाद जैसे ही ध्यांश कुछ बोलने वाला था कि अधीरा बोली, हमें चलना चाहिए, अब आप अपना काम करें। ध्यांश उसे घूरते हुए कहा, क्या आप अब भी हमसे नफरत करती है रसपरी? अधीरा उसकी बात सुन चौंक गई और बोली, नहीं तो हम कब ऐसा कुछ बोले? फिर आप हमसे दूर क्यों भागते हो? ध्यांश ने उसे गौर से देखते हुए कहा तो अधीरा बोली, बस हम इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है इसलिए। ध्यांश ने उसके ठुड्डी को पकड़ा और उसका चेहरा अपने पास करके बोला, जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे, हमें टाइम नहीं देंगे, आप हमें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अधीरा उसे कुछ नहीं बोली और सोफे से उठते बोली, हम घर जाकर बात करेंगे। ध्यांश को अब अधीरा पर गुस्सा आने लगा था। उसने अधीरा का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपने गोद में बैठा दिया। ध्यांश के ऐसा करने पर अधीरा घबरा गई और उसके गोद से उठते हुए बोली, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए हमें।
दानिश ने अधीरा के जबड़ों को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से उसको देखते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो हर वक्त तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ? रसभरी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं बहुत बुरा हूँ। जब तक शांत अच्छा हूँ, नहीं तो तुम्हारे ये नखरे मुझे इन्हें तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ये कहकर दानिश ने अधीरा के होठों को चूमने लगा। दानिश बीच-बीच में उसे काट रहा था, जिससे अधीरा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने ध्यान के कंधों को पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद अधीरा की सांसें फूलने लगी तो ध्यान ने उसे छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया और गहरी सांस लेते बोला, घर जाओ, शाम को तैयार रहना पूरी तरह से मेरे होने के लिए। अधीरा ध्यान को कुछ नहीं बोली और उसके गोद से उठकर बाहर चली गई। बाहर राजेश खड़ा था। अधीरा को बाहर देखकर वो बोला, अरे भाभी, आप इतनी जल्दी बाहर आई? अधीरा ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, जी भाई, बस अब घर जा रहे हैं। आपने खाना खा लिया ना? हाँ भाभी, हमने खा लिया। राधेश ने उसे गौर से देखते हुए कहा। अधीरा ने उसे बाहर कहा और वहां से नीचे आ गई। जब वो नीचे आई, सब उसे देखने लगे और बातें करने लगे। अधीरा अपने आप में गुम ऑफिस से बाहर चले गए। राजेश ने एक नजर उसे देखा, फिर एक नजर केबिन को देखा, फिर अपनी गर्दन हिलाकर अपने केबिन की तरफ चला गया। अधीरा जब नीचे आई तो सब लोगों ने उसे देख ही रहे थे। अधीरा ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपने आप में गुम वो ऑफिस से बाहर चले गए। बाहर जो गार्ड थे वो अधीरा को आता देख उसे ग्रीट करने लगे। अधीरा ने उन्हें देखकर एक प्यारे से स्माइल दी और आगे बढ़ गई। अधीरा को बाहर आता देख ड्राइवर ने गाड़ी उसके सामने रोकी और उसके लिए गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। अधीरा उसे देखा और कहा, आप गए नहीं? ड्राइवर जी, छोटी मालकिन आपको छोड़कर कैसे जाते? आप यही थी ना? अधीरा ने उसे प्यारी सी स्माइल दी और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और महल की ओर चलने लगे। अधीरा गाड़ी में बैठकर ध्यान की कई बातों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वो कब महल पहुंच गई उसे ही पता नहीं चला। अधीरा गाड़ी से उतरकर महल के अंदर चली गई। डीके कॉलेज। आरो अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई ध्रुविका को देख रहा था। उसे ध्रुविका को किसी और के बाहों में देखकर गुस्सा आ रहा था। ध्रुविका जो अपूर्व के भाव में थी, उसे फिर से वही एहसास होने लगा जैसे कोई उसे पूरी तरह से अपने आंखों में हसरत लिए देख रहा है। ध्रुविका अपूर्व से अलग हुई और बेचैनी से यहाँ वहां देखने लगे। ध्रुविका को ऐसे देख आरव पिलर के पीछे छिप गया और ध्रुविका को देखने लगा। ध्रुविका चारों ओर नजर फेर कर देख रही थी। उसकी बेचैनी और तड़प देख आरव कातिल मुस्कान ले बोला, इससे ज्यादा तड़प तो हमारी है मल्लिका। बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर ये तुम्हारा दीवाना तुम्हें लेकर ही जाएगा। ध्रुविका चारों ओर देख रही थी। अचानक उससे सामने आरव का चेहरा घूम गया, जिससे ध्रुविका एक पल के लिए डर गई और रावी का हाथ पकड़कर बोली, चलो रावी, हम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम घर जाना चाहते हैं। रावी उसे अजीब हरकतें देख बोली, क्या कर रही हो राजकुमारी? आप आज ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ध्रुविका को ऐसे देख अपूर और अनिश ने भी बोले, हाँ क्या हुआ लाडो, सब ठीक है ना? आप इतना घबरा क्यों रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे घर जाना है और अगर अब कोई कुछ बोला ना तो हम अकेले चले जाएंगे। ध्रुविका ने सबको देखते हुए कहा तो तीनों भी चुप हो गए। रावी ने उन दोनों को क्लासरूम में भेज दिया और ध्रुविका के साथ कॉलेज के बाहर चली गई। ध्रुविका और रावी अपने बुलेट पर बैठ गए और वहां से महल के लिए निकल गई। अपने पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थी। थोड़ी देर बाद ध्रुविका और रावी घर पहुंच गई। सब हॉल में बैठी थी। अधीरा भी आकर ध्रुति के पास बैठी थी। कावेश भी उसके पास बैठा था। कावेरी किचन में थी। कायरा मीनाक्षी जी भी उसके साथ ही बैठी थी। ध्रुविका भागते हुए महल के अंदर आ गई और उसने किसी को भी नहीं देखा और सीधा आंगन से होते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे इसे देख सब परेशान हो गए और उसे पुकारने लगे, लेकिन ध्रुविका अपनी ही धुन में अपने कमरे में चली गई। सबने रावी को देखा तो उसके पीछे ही आ रही थी। ध्रुति ने उसे रोकते हुए कहा, इन्हें क्या हुआ रावी? ये ऐसे सब ठीक तो है ना मेरे बच्ची? ये कहकर ध्रुति उसके कमरे में जाने लगी। रावी, जिसके पेट में कुछ नहीं बचता, उसने सब कुछ बता दिया, जिसे सुन सब परेशान हो गए। लेकिन काव्यांश एकदम शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से ही मालूम था क्या हुआ होगा। ध्रुति ने कामेश की तरफ देखते हुए कहा, हुकुम साहब, कौन है वो? पता कीजिए, कहीं हमारा कोई दुश्मन तो नहीं? मेरी बच्ची, आप सुन रहे हैं ना? कामेश ने ध्रुति को खींचकर सोफे पर बैठाया और बोला, दुश्मन अपनी दुश्मनी किस हद पार कर जाएगा, लेकिन दुश्मनी से नहीं, प्यार से। कामेश की बात किसी को समझ नहीं आई। सब उसे एकटक देखने लगे और उसके बोलने का मतलब क्या था ये सोचने लगे, पर कामेश ने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया और नौकर के मदद से ध्रुविका के कमरे की ओर चला गया। उसके जाते ही सब उसके पीछे चले गए। कावेश जब ध्रुविका के कमरे में आया, उसने देखा ध्रुविका पेट के बल बेड पर लेटी थी और तकिए में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। कावेश उसके पास गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, लाडू। कावेश की आवाज सुन ध्रुविका झट से बेड पर बैठ गई और कावेश को देख रोने लगी और बोली, पता नहीं पापा, बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है।
काव्यांश नजर तो रखेगा ही, उसकी अमानत जो हो। काव्यांश की बात सुन ध्रुति को गुस्सा आया और वो काव्यांश को गुस्से से बोली, आप क्या बोल रहे हैं हुकुम सा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे सिर्फ हमारी अमानत है और किसी की नहीं। काव्यांश धीरे से मुस्कुराया और ध्रुविका से बोला, बच्ची ये जंग तुम्हारी है, इसे तुम्हें ही लड़ना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर, हर फैसले पर तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई भी इंसान तेरे पास नहीं आएगा। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे कैसे जीना है वो तुम्हारे हाथ में है। तुम बस हिम्मत मत हारना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा बाप शेर है और शेर के घर सिर्फ शेर ही पैदा होता है। सबसे डटकर सामना करो, मैं हूँ ही तुम्हारे साथ। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे हाथों से लाशें ही क्यों ना गिरे, सब संभालने के लिए तेरा बाप हर वक्त तुम्हारे साथ है। अब रोना नहीं, सामना करो, कमजोर नहीं ताकतवर बनो। सन के बाप की औलाद हो, अपना भी सनकेपन बाहर निकालो। ध्रुव का एक तक काविश की बातें सुन रही थी। उसे अपनी आंखों में साफ किया और हंसते हुए बोली, अगर वो दीवाना है तो मैं दीवानों की रानी हूँ, उसे राजा को झुकाकर ही दम लेगी। सब बस आंखें फाड़े उन बाप बेटे को देख रहे थे। एक पागल इस खानदान में पैदा हो गया सत्यानाश। मीनाक्षी जी, अब बाप बेटे के साथ साथ बेटी भी है। महादेव, ये आपने हमें कहाँ लाकर पटक दिया। मीनाक्षी जी की बात सुन सब हंसने लगे, पर ध्रुति के चेहरे पर सिर्फ टेंशन थी। वो सब बातें कर रहे थे कि वहां पर एक नौकर आ गया और काव्य से बोला, हुकुम सा आपसे कोई मिलने आया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। आगे की कहानी जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।